नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल में। हम एक्सप्लेन इन डिटेल में आपके लिए जो कुछ भी लेकर आते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसकी विस्तारित व्याख्या करते हैं। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ओपिनियन पेज से द हिंदू के एक आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है और इसी को आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ये 16 अप्रैल 2020 का ये आर्टिकल है और इसको देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम आपके लिए क्वेश्चन सेट तैयार किया है हमने। हम चाहेंगे आप उस क्वेश्चन सेट को देखें और वीडियो को पॉज कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले उसको सॉल्व करें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन का सेट है वो इसी आर्टिकल पर बेस्ड है और एग्जाम में अक्सर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन सेट। ये क्वेश्चन सेट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करें और इस का स्क्रीनशॉट ले लें। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये रहा अगला 5 क्वेश्चन। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हम इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि इसमें ग्रामर के कौन से रूल अप्लाई हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये ले लिया होगा। इसका सॉल्यूशन आपको या तो इसी वीडियो में मिल जाएगा या अगर मैंने किसी दूसरे वीडियो में दिया इसका सॉल्यूशन तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ना, इस एडिटोरियल को। ओपिनियन पेज है, ओपन एडिटोरियल, ओपेड करके एक पेज आता है द हिंदू में, उसी में ये आर्टिकल छपा हुआ है, पब्लिश हुआ है 16 तारीख को और लिखने वाले हैं वी सुमंत्रन। आप जैसा कि नाम देख पा रहे हैं, वी सुमंत्रन। शुरू करते हैं। हार्मोनाइजिंग विथ नेचर। हार्मोनाइजिंग, हार्मोनी एक शब्द है, हार्मोनी, जिसका मतलब होता है सौहार्द। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कम्युनल हार्मोनी, मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द। कम्युनल हार्मोनी जिसका मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द। लेकिन यहाँ पर सौहार्द मतलब नहीं है, यहाँ इसका मतलब है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज शब्द एक वर्ब है जिससे ये बना है और इसका मतलब होता है तालमेल। तालमेल, हार्मोनाइजिंग विथ नेचर, नेचर के साथ तालमेल। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। We need to shed some of the, ये जो एक शब्द देख रही है, वर्ड जो है काफी इसका अलग हट के प्रोनाउंसिएशन है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है हुत्सपा। ये आप इसको ह पढ़ेंगे, हुत्सपा, हुत्सपा। इसका मतलब होता है दुस्साहस। We need, हमें जरूरत है, टू शेड, शेड, ये शेड का मतलब है छोड़ देना, छोड़ना। जैसे कि आप वर्ड सुनते होंगे द स्नेक, स्नेक शेड्स इट्स स्किन, जो वो केंचुआ छोड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर है वी नीड टू शेड, हमें छोड़ने की जरूरत है, सम ऑफ द हुत्सपा। एक नया वर्ड है हुत्सपा। हमें कुछ दुस्साहसों को छोड़ने की जरूरत है। वी सीम टू हैव एक्वायर्ड, जो कि ऐसा लगता है हम लोगों ने हासिल किया है, मतलब जो दुस्साहस हम लोगों ने, वी सीम टू हैव एक्वायर्ड,
ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये एक्वायर्ड किया है, हासिल किया है विथ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास या अचीवमेंट के साथ, उपलब्धि के साथ हमने जो दुस्साहस हासिल किया है, ऐसा लगता है जो दुस्साहस हमने हासिल किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपलब्धि के साथ, उनमें से कुछ को हमें छोड़ने की जरूरत है। आखिर ये किस चीज के बारे में आर्टिकल है, ये आगे डिटेल में पढ़ते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है और करंट इशू से जुड़ा हुआ है। बहुत ही फेमस फिलोसोफर वे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ओनेसिस काउंसेल्ड, काउंसिल का मतलब यहां पर है सलाह देना, परामर्श देना। काउंसेल्ड, इट इज ड्यूरिंग मतलब होता है के अवधि के दौरान। इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। ये हमारे सबसे डार्केस्ट मोमेंट, सबसे जो अंधेरे का क्षण होता है, उसी दौरान हमें जरूर फोकस करना चाहिए। ये हमारा डार्केस्ट, इसको ऐसे समझें, ये हमारा डार्केस्ट मोमेंट ही है, ये हमारा डार्केस्ट मोमेंट ही है। अंधेरे के सबसे ज्यादा गहन अंधेरा का क्षण होता है जब हमें फोकस करना चाहिए लाइट पर, रोशनी की तलाश करनी चाहिए। ये हमारे गहन अंधेरा का क्षण ही होता है जब हमें जरूर फोकस करना चाहिए रोशनी पर या रोशनी की तलाश करनी चाहिए। सो अतः इवन एज वी ऑब्जर्व द कर्फ्यू, सो इवन एज वी ऑब्जर्व द कर्फ्यू, यहाँ पर काफी अच्छा शब्द है। यहाँ पर ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब अक्सर हम लोग जानते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। जो अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जर्व करने से कि किसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कोई व्रत रखता है तो हम बोलते हैं कि फास्ट को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर जो कर्फ्यू के लिए शब्द आया है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक ऑब्जर्वेशन का मतलब निगरानी भी होता है, तो वह यहाँ पर वो मतलब नहीं है। सो इवन एज वी ऑब्जर्व द कर्फ्यू, जब हम कर्फ्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाइल अंडर अ लॉकडाउन, लॉकडाउन में है, जब लॉकडाउन के दौरान जब हम कर्फ्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस हाइटस ऑफर्स, ये जो हाइटस शब्द आया है HIATUS, इसका मतलब होता है गैप, अंतराल, किसी एक्टिविटी के बीच में अंतराल। दिस हाइटस ऑफर्स, और यहां देखें हाइटस के साथ ऑफर्स आया हुआ है। ये जो है वर्ब का 5th फॉर्म है, क्योंकि हाइटस इसका सब्जेक्ट है जो कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दिस हाइटस। ये जो हाइटस है, ये जो अंतराल है, गैप है हमारे एक्टिविटीज के बीच में जो मिला है हमें, ऑफर्स, यह प्रदान करता है, ऑफर करता है अ रेयर अपॉर्चुनिटी, एक दुर्लभ मौका, एक विरल मौका जो कि रेयर मिलता है। किस बात का? टू रिफ्लेक्ट एंड टेक द लॉन्ग व्यू। टू रिफ्लेक्ट मतलब प्रदर्शित करने का, और रिफ्लेक्ट का मतलब चिंतन भी होता है, चिंतन करना, विमर्श करना, दर्शाना भी होता है। टेक अ लॉन्ग व्यू, टेक अ लॉन्ग व्यू का मतलब होता है दूरदर्शिता। अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट एंड टेक अ लॉन्ग व्यू, ये एक फ्रेज है, टेक अ लॉन्ग व्यू, दूर की सोचना, दूरदर्शिता, मतलब जो लंबे समय में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है आने वाले समय में, इसके बारे में सोचना, टेक अ लॉन्ग व्यू। तो ये हमें एक रेयर अपॉर्चुनिटी देता है अपने विचारों को प्रदर्शित करने का और सोचने का, लंबी दूरदर्शिता, लंबा सोचने का और दूर की सोच रखने का एक मौका देता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, इस पर मंथन करने का एक मौका देता है। द वे सोसाइटी बिहेव्स, जिस तरीके से समाज बिहेव करता है, बिहेव्स, फिर यहां देखिए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये इसका जो सब्जेक्ट है वो है सोसाइटी। द वे, जिस तरीके से द वे सोसाइटी बिहेव्स, समाज व्यवहार करता है, आफ्टर अ क्राइसिस, एक क्राइसिस के बाद, एक संकट के बाद,
कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। वेरी का मतलब यहाँ पर होता है विचरण करना। आप अक्सर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वेरिएबल, VERY नहीं है, ध्यान देंगे VARY है। वेरी का मतलब होता है विचरणशील, मतलब कीप विच इज समथिंग विच कीप चेंजिंग, जो बदलते रहता है। द वे सोसाइटी बिहेव्स, समाज जिस तरीके से व्यवहार करता है किसी संकट के बाद, कैन वेरी, वो व्यवहार जो है बदल सकता है। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण ढंग से। कैसे? मतलब कहने का ये हुआ कि अलग अलग संकट के बाद हम अलग अलग तरीके की सीख लेते हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो वो जो हमारा बिहेव है समाज का, वो बदल सकता है महत्वपूर्ण ढंग से। उदाहरण दिया है यहाँ पर, जर्मनीज अबाइडिंग ऑब्सेशन। जर्मनी का जो ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, धुन। जर्मनी का जो ऑब्सेशन था अबाइडिंग, अबाइडिंग का मतलब था टिकाऊ, अस्थाई, लंबे समय तक चलने वाला। जर्मनी अबाइडिंग ऑब्सेशन विथ फिस्कल डिसिप्लिन, जो राजकोषीय डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन से के प्रति जो उसका धुन है, जो उसकी सनक है, जो उसका जुनून है, लंबे समय तक टिकने वाला जुनून है। एंड एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है कि विरुद्ध होना, से विमुख होना, किसी चीज के खिलाफ होना। एवर्जन टू, यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात है, ऑब्सेशन के साथ प्रीपोजिशन विथ का इस्तेमाल होता है। ऑब्सेशन विथ लगता है हमेशा, और एवर्स के साथ AVERS, एवर्स उसी का ये नाउन फॉर्म है, इसके साथ हमेशा ही टू लगता है। एवर्स टू होता है और ऑब्सेशन विथ होता है। जर्मनी अबाइडिंग ऑब्सेशन विथ फिजिकल डिसिप्लिन एंड एवर्जन टू इन्फ्लेशन। इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर सेशन में। एवर्जन टू इन्फ्लेशन मतलब फिजिकल, राजकोषीय डिसिप्लिन, अनुशासन के प्रति उसका धुन, और इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति के प्रति उसका जो एवर्जन है, उससे जो उसकी विमुखता है, उसके प्रति जो अरुचि है। इवन टुडे, आज भी जो ऐसा है। कैन बी ट्रेस्ड टू लेसन्स लर्नड ड्यूरिंग द 1920s। 1920 में जो मंदी आई थी, विश्व की महान आर्थिक मंदी जिसे कहा जाता है, तो ये जो जर्मनी का व्यवहार है, फिस्कल डिसिप्लिन के प्रति ऑब्सेशन और इन्फ्लेशन के प्रति एवर्जन, इसका ट्रेस जो मिलता है, इसका जो हमें ट्रेस मिलता है, जो पता लगता है, वो है 1920 के दौरान जो लेसन, जो सबक इसने सीखा, उसी का वो रिजल्ट है। When the country experienced devastating hyperinflation, जब कंट्री ने, मतलब जब जर्मनी ने महसूस किया था, झेला था, सामना किया था डिवास्टेटिंग हाइपर इन्फ्लेशन का। ये एक इकोनॉमिक टर्म है, डिवास्टेटिंग हाइपर इन्फ्लेशन मतलब विनाशकारी हाइपर इन्फ्लेशन का जो एक्सपीरियंस किया था, जो झेला था कंट्री ने, उसी का ये सबक है, जिसकी वजह से जर्मनी का ऑब्सेशन है फिस्कल डिसिप्लिन के प्रति और उसका एवर्जन है इन्फ्लेशन के प्रति। इन द आफ्टरमैथ, काफी अच्छा वर्ड है, इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना, किसी बुरी घटना के बाद जो परिणाम आता है सामने, उसे आफ्टरमैथ कहते हैं। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन महान मंदी के बाद का जो रिजल्ट हुआ, के बाद जो घटनाएं हुई, US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अनलिस्टेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अनलिस्ट क्या मतलब शुरुआत किया, एक श्रृंखला की, सुधारों की एक श्रृंखला की। अंडर हिज न्यू डील दैट कवर्ड फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, इंश्योरेंस ऑफ प्राइवेट सेविंग्स, labor standards and the introduction of social security, lasting interventions that solve US। तो यहाँ सेंटेंस शुरू होता है इन से और वो खत्म होता है यहाँ पर, नहीं यहाँ भी खत्म नहीं होता है, सॉल्व द US सोसाइटी टू दिस डे, यहाँ पर खत्म होता है। समझें इसको। ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो रिजल्ट हुआ, जो घटनाएं हुई, उसमें US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने अनलिस्ट का शुरू किया एक सुधारों की श्रृंखला अपने न्यू डील के तहत, जो जिसमें शामिल था, जो कवर करता था, वो डील क्या था, जो कवर करता था, वो सुधारों की श्रृंखला क्या थी, उसमें क्या क्या कवर था उस सुधारों की श्रृंखला में, ध्यान देंगे। फाइनेंशियल सेक्टर,
वित्तीय क्षेत्र का रेगुलेशन, नियमन, वित्तीय क्षेत्र का नियमन, इंश्योरेंस ऑफ प्राइवेट सेविंग्स, निजी बचतों का बीमा, लेबर स्टैंडर्ड्स, श्रम के मानक, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा के इंट्रोडक्शन, सामाजिक सुरक्षा का इंट्रोडक्शन का समझ सकते हैं आप, हिंदी बहुत ही सामान्य वर्ड है। लास्टिंग इंटरवेंशंस, लास्टिंग इंटरवेंशंस, हस्तक्षेप, बहुत ही दूरगामी हस्तक्षेप, दैट सब, ये जो सारी चीजें थी, जो बात जिसमें कही गई है, जो कवर किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, इंश्योरेंस ऑफ प्राइवेट सेविंग्स, लेबर स्टैंडर्ड एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लास्टिंग इंटरवेंशंस, ये जो हस्तक्षेप किए गए, बहुत दूरगामी हस्तक्षेप किए गए, दैट सर्व, जो कि सर्व करता है, जो कि आज भी सर्व करता है यूएस सोसाइटी को, टू दिस डे, आज तक ये सारी चीजें सर्व कर रही हैं। द 9/11 अटैक्स, जो 9/11 के अटैक्स हुए, एंड इंडियाज ओन ट्रेजेडी, और भारत की खुद की त्रासदी, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, ऑफ 26/11 altered our perspective on safety in public spaces। 9/11 का अटैक और भारत की खुद की त्रासदी 26/11 को जो हुई, 26 नवंबर को, अल्टर मतलब चेंज कर दिया, बदल दिया, बदल दिया हमारे पर्सपेक्टिव, मतलब हमारे नजरिए को, हमारे देखने के तरीके को, ऑन सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस, लोक संभाग में, पब्लिक स्पेस में हमारे सुरक्षा के नजरिए को बदल कर रख दिया 26/11 के हमले ने। 9/11 का तो अटैक हुआ था अमेरिका में, और ये 26/11 का भारत का खुद का ट्रेजेडी, इसने बदल कर रख दिया हमारे नजरिए को, सार्वजनिक क्षेत्र जगहों में सुरक्षा के नजरिए को। एंड वी हैव कम टू एक्सेप्ट इंट्रूसिव सिक्योरिटी, और हम लोगों ने इंट्रूसिव सिक्योरिटी चेक को एज ए प्राइस वी मस्ट पे। इंट्रूसिव का मतलब होता है, इंट्रूजन मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से, अवैध तरीके से कहीं पर घुस जाना। ये इंट्रूसिव उसी से बना हुआ वर्ड है, और ये एडजेक्टिव है, जहां भी आई भी आपको दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। एंड वी हैव कम टू एक्सेप्ट, और हमने इसे स्वीकार कर लिया है, इस इंट्रूसिव, अक्सर हर जगहों पर हमें चेकिंग का सामना, सिक्योरिटी चेक का सामना करना पड़ता है, अनचाहे रूप से भी, और वो हमारे सिक्योरिटी जो है हमारे प्राइवेट लाइफ में भी कभी कभी दखल देता है। इसलिए यहाँ कहा गया है वी हैव कम टू एक्सेप्ट, हमने इसे स्वीकार्यता दे दी है, हमने स्वीकार कर लिया इस इंट्रूसिव जो हस्तक्षेपकारी सिक्योरिटी चेक है, जो कि हमारे लाइफ में हस्तक्षेप करता है। एज ए प्राइस वी मस्ट पे, ये ऐसी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ी है, हमें जरूर चुकाना है या हमें चुकाना पड़ता है। येट, अब भी, अदर क्राइसिस सीम टू लीव नो लास्टिंग इम्प्रिंट इवन व्हेन दे ought to have made a bigger impact। तब भी अदर क्राइसिस, यहां देखें जो शब्द है क्राइसिस, CRISIS सिंगुलर होता है, क्राइसिस CRISIS, और CRISIS जो शब्द IS से खत्म होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम आखिरी के IS को ES में बदल देते हैं। जैसे बेसिस, BASIS, उसका प्लूरल बनता है BASES। CRISES ये प्लूरल है, और इसी के हिसाब से वर्ब जो सीम है ये प्लूरल रखा गया है। अगर ये क्राइसिस होता CRISIS तो ये हमारा सीम्स होता, न कि सीम। अदर क्राइसिस सीम टू हैव नो लास्टिंग इम्प्रिंट, दूसरे, तब भी जो इसके अलावा जो दूसरे संकट हैं, ऐसा प्रतीत होता है सीम टू लीव नो लास्टिंग, कि उसका कोई लास्टिंग छाप, बहुत ही इम्प्रिंट मतलब छाप, उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग छाप उसने नहीं छोड़ा, लीव मतलब छोड़ना। अन्य संकटों ने कोई लॉन्ग लास्टिंग छाप नहीं छोड़ा, इवन व्हेन दे ought to have made bigger impact, जबकि उसे कहीं और ज्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव छोड़ना चाहिए था। मतलब हमने उनसे कोई सबक नहीं लिया। दे ought to have, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, ought to का मतलब होता है चाहिए, जो शुड का में थोड़ा सा डिफरेंस है यूसेस में,
उसके प्रयोग में थोड़ा अंतर है। तो अगर सब्जेक्ट के बाद शुड हैव प्लस B3 आ जाए तो आप इसे हिंदी में चाहिए था मतलब निकालेंगे। सो दे शुड हैव मेड, उन्हें बनाना चाहिए था। दे शुड हैव गॉन, उन्हें जाना चाहिए था। तो यहाँ दिया हुआ है दे आउट टू हैव मेड अ बिगर इम्पैक्ट, उन्हें कोई बड़ा छाप छोड़ना चाहिए था लेकिन नहीं छोड़ा। हम लोगों ने इसका मतलब सबक नहीं लिया। इन अ वर्ल्ड वंस अगेन, इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, वंस अगेन अवास इन चीप फंड्स। आवास बहुत अच्छा शब्द है, आप इसे सीख लें। आवास का मतलब होता है फुल विथ समथिंग, किसी चीज से भरा होना। ये एक एडजेक्टिव है, AWASH, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, फुल होना। और इसका प्रीपोजिशन विथ भी लगता है और प्रीपोजिशन इन भी लगता है। तो इन अ वर्ल्ड वंस अगेन, एक संसार में, फिर वंस अगेन आवास विथ चीप फंड, सस्ते फंड से भरे हुए दुनिया में। मतलब लेसन्स फ्रॉम 2008 फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स सीन फॉरगॉटन, मतलब एक ऐसे संसार में जहां पर कि चीप फंड, ये इकोनॉमिक टर्म है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पीछे एक मामला आया था चिट फंड का, चिट फंड घोटाले का, उसी तरह से कुछ होगा यहाँ पर। ये इकोनॉमिक टर्म कहा गया चीप फंड्स के बारे में। आवास का मतलब फुल विथ। इन अ वर्ल्ड वंस अगेन, फिर से एक ऐसी दुनिया जहां पर ये चीप फंड्स का बोलबाला है, भरा हुआ है। लेसन्स फ्रॉम, ऐसा इसलिए है क्योंकि लेसन्स फ्रॉम 2008 फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स सीम फॉरगॉटन, ऐसा लगता है कि हमने 2008 के फाइनेंशियल वित्तीय कोलैप्स से, वित्तीय धराशायी जो हुआ था, पूरा दुनिया जो वित्तीय रूप से धराशायी हो गई थी, उससे, उसके लेसन को, उसके सबक को वी सीम टू हैव फॉरगॉटन, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने भूल गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग आवर आउटलुक, बदलाव। आवर आउटलुक, हमारे आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, परिदृश्य। कई जगह पर अलग अलग मीनिंग निकलता है इसका। चेंजिंग आवर आउटलुक, हमारे नजरिए में बदलाव। सो अतः तो आप समझेंगे इसे, विल द कोविड-19 पेंडेमिक चेंज द वे वी बिहेव इन द ईयर्स अहेड? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो क्या, यहाँ देखें, सेंटेंस फ्यूचर से शुरू हुआ है, सिंपल फ्यूचर है, और जो ग्रामेटिकल इसका एनालिसिस करेंगे वो ये बताएंगे ये कंडीशनल फ्यूचर है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी कंडीशनल फ्यूचर होता है जब दो घटनाएं फ्यूचर में होने वाली हो, उसमें एक घटना दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो जो डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने कहा अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो वैसा कुछ यहाँ पर है। सो विल द कोविड-19 पेंडेमिक, क्या कोविड-19 महामारी चेंज, इसको ऐसे पढ़ें, द कोविड-19 पेंडेमिक विल चेंज, चेंज करेगा द वे वी बिहेव, जो व्यवहार हम करेंगे फ्यूचर में। यहाँ देखें, ये फ्यूचर के लिए बताया गया, ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रही है, कह रहा है ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि क्या कोविड-19 पेंडेमिक महामारी ये हमारे फ्यूचर के व्यवहार को, आने वाले वर्षों में हमारे व्यवहार को, मतलब हमारे जो पीछे आपने पढ़ा सोसाइटी के व्यवहार को बदलेगा? इफ देयर कैन बी एनी एंड्यूरिंग टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है रेस्टोरेंट, ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर कि हम खाना पैक कराते हैं और लेकर के अपने साथ चले जाते हैं, जैसे चाइनीज टेक अवे, चाइनीज रेस्टोरेंट जहां से आप चाइनीज खाना पैक करा के जा सकते हैं। इफ देयर कैन बी एनी एंड्यूरिंग टेक अवे, अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ मतलब टेक अवे का मतलब वो नहीं है, यहाँ मतलब है टेक अवे का मतलब है लेसन, जो लंबे समय में जो हम लेसन सीख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए लंबे समय तक, एंड्योरिंग टेक अवे। इफ देयर कैन बी एनी एंड्योरिंग टेक अवे फ्रॉम द कॉस्ट इम्पोज्ड बाय कोविड-19, अगर कोई एंड्योरिंग टेक अवे, जो कोई लॉन्ग लास्टिंग लेसन, सबक जो हो सकता है, फ्रॉम द कॉस्ट इम्पोज्ड बाय कोविड-19, कोविड-19 ने जो हम लोगों पर जो कॉस्ट इम्पोज किया, जो कीमत जो चुकाया है हमने कोविड-19 से, उसका अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग लेसन हो सकता है, इट मस्ट बी दैट, वो ये होना चाहिए, आवर मच
wanted modern and technologically sophisticated society can be humbled by nature operating at its मोस्ट माइक्रोस्कोपिक स्केल। बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। ये जो है ये जीस्ट है, अगर कहें हम इस सारे पूरे के पूरे पैसेज का, पूरे के पूरे आर्टिकल का ये जीस्ट है। ये कह रहा है, कितनी अच्छी बात यहाँ कही, जैसे ध्यान से सुनेंगे आप। इफ देयर कैन बी एनी एंड्यूरिंग टेक, अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग लेसन सबक हो सकता है जो कोविड-19 के कीमत से हमें चुकानी पड़ी है, कोविड-19 के कीमत के रूप में चुकानी पड़ी है, और चुका करके जो सबक मिला है वो सबक ये है। ये सबक होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा? मच वांटेड का मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा करना, दिखावटी। मच वांटेड मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की हमारा जो ये आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित समाज है। सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी मतलब आधुनिक और तकनीकी रूप से सुसज्जित समाज। सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, तकनीकी रूप से सुसज्जित आधुनिक समाज। कैन बी हम्बल्ड, इसे भी विनम्र बनाया जा सकता है, इसे भी झुकाया जा सकता है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। ऑपरेटिंग एट इट्स मोस्ट माइक्रोस्कोपिक स्केल, अपने सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म पैमाने पर ऑपरेट करते हुए, काम करते हुए इस दिखावटी समाज को, टेक्नोलॉजिकली सुसज्जित समाज को झुकाया जा सकता है, उसको हम्बल किया जा सकता है, जहां पर प्रकृति जो है अपने सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर काम कर रही है। फिर से समझे, सूक्ष्मतम स्तर पर काम करते हुए इस दिखावटी समाज को झुका सकती है, ऐसा इसका कहना है। एट दिस स्केल, इस लेवल पर, इस पैमाने पर, द स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका मतलब प्रतिकृति, मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। तो रेप्लिकेशन यहाँ पर एक नाउन है। इस पैमाने पर द स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन मतलब अपनी प्रतिकृति बनाने की का जो गति है, एंड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार, प्रसार करना, इज एस्टाउंडिंग, वो काफी एस्टाउंडिंग, काफी चौंकाने वाला है। एंड विद इन अ फ्यू वीक्स फ्रॉम इट्स फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, अब विद इन अपने फर्स्ट मैनिफेस्टेशन मतलब प्रदर्शन, मतलब बाहर निकलना, सामने आना। फर्स्ट मैनिफेस्टेशन के कुछ ही हफ्तों में द वायरस हैज ब्राउट अ ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी टू ए स्टैंड स्टिल। वायरस हैज ब्राउट, वायरस ने ला दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। वायरस हैज ब्राउट अ ग्लोबली कनेक्टेड इकोनॉमी, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को, विश्वव्यापी रूप से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को टू स्टैंड स्टिल मतलब ठहराव तक ला दिया है। एंड एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स, और एंडेंजर मतलब खतरे में डाल दिया है द लाइफ्स ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स मतलब बिल्कुल ही अपरिचित लोग, दुनिया के जो अलग अलग कॉन्टिनेंट मतलब महादेश, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश, दुनिया के अलग अलग महादेशों में रहने वाले बिल्कुल ही अपरिचित लोगों के जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। एक अपने मैनिफेस्टेशन, अपने बाहर निकलने के कुछ ही हफ्तों के अंदर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। एट द सेम टाइम, उसी समय, इसी क्षण, एक ही समय, ऑलमोस्ट रिसेंटली, लगभग हाल फिलहाल में, एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, पैमाने के दूसरे छोर पर, स्लो बट परसेप्टिबल एस्केलेशन ऑफ क्लाइमेट कैलामिटीज इंक्लूडिंग मोर सीवियर स्टॉर्म्स, मोर डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर्स एंड फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स indicate a carbon emissions triggered crisis where nature in reacting on a macro scale। यहां पर थोड़ी गलती लग रही है, इन इज होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसको। अब उसी क्षण जब ये कोविड का समस्या आया, वायरस ने ऐसा तहलका मचाया हुआ है, ऑलमोस्ट रिसेंट, लगभग हाल फिलहाल में, एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, स्केल के दूसरे छोर पर, अ स्लो, धीमी बट परसेप्टिबल, परसेप्ट मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना, किसी चीज को महसूस करना, उसके प्रत्यक्ष जो जिसको जो दृष्टिगोचर, जिसको महसूस कर सके, जो दृष्टिगोचर हो सके, एक धीमी लेकिन महसूस किया जाने वाला एस्केलेशन मतलब
चढ़ाव, ऑफ क्लाइमेट कैलेमिटीज, मतलब यहाँ पर है वृद्धि। क्लाइमेट कैलेमिटीज, जलवायु का जो कैलेमिटीज है, तबाही है। कैलेमिटी का मतलब आपदा जो है, आफत जो है, जलवायु का आफत। इंक्लूडिंग मोर सीवियर, जिसमें कि शामिल है मोर सीवियर स्टॉर्म, बहुत ही सीवियर झंझावात, तूफान। मोर डिस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट फायर्स, बहुत ही विनाशकारी जंगल की आग। एंड फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर का बहुत ही तेजी से पिघलना। इंडिकेट, ये सारे इंडिकेट करते हैं अ कार्बन इमिशंस, कार्बन उत्सर्जन ट्रिगर्ड क्राइसिस, कार्बन उत्सर्जन के वजह से ट्रिगर हुआ, मतलब शुरू हुआ संकट। वेयर, जहां पर कि नेचर इज रिएक्टिंग ऑन ए माइक्रो स्केल, नेचर जो है, प्रकृति जो है एक वृहत पैमाने पर, माइक्रो का उल्टा होता है मैक्रो, वृहत पैमाने पर रिएक्ट कर रही है। यहां पर इन का गलत यूज लग रहा है मुझे, यहां पर इज होना चाहिए। एक छोर पर तो इस वायरस का प्रकोप है और दूसरे छोर पर ये जो नेचुरल कैलामिटी है, क्लाइमेटिक कैलामिटी जो है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। The sobering conclusion is that, जो इसका sobering conclusion है, is that our armory, armor का मतलब होता है ARMOUR, अगर यहाँ से Y हटा दें, armor, armor का मतलब है कवच, और armory का मतलब है शस्त्रागार, जहाँ पर हम शस्त्र रखते हैं। The sobering conclusion is that our armory, मतलब इसका जो, अगर हम सचेत होकर के, सोबर का बहुत सारा मतलब होता है, सोबर का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं शांत और समझदारी भरा निष्कर्ष यह है कि आर्मरी, जो हमारा शस्त्रागार है, इज इनएडिक्वेट, वो अपर्याप्त है। टू डील विथ, मतलब डील विथ मतलब निपटना, निपटने के लिए आइदर एंड ऑफ नेचर्स स्केल ऑफ इंटरवेंशन। आइदर एंड, यहां ध्यान देंगे, आइदर एंड, आइदर यहां पर एडजेक्टिव है, आइदर यहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और आइदर के बाद आने वाला नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। आइदर एंड मतलब दो में से, दोनों ही छोड़ के यहाँ बात की जा रही है। आइदर का ध्यान देंगे, आइदर का दोनों मतलब होता है। एक मतलब आइदर का होता है दो में से कोई एक, और दूसरा मतलब होता है आइदर का दोनों। दोनों वहां होता है जहां पर कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जैसे कि नदी के दो किनारे, अगर एक किनारा है तो दूसरा किनारा जरूर होगा, वहां बोलेंगे आइदर एंड ऑफ द रिवर, आइदर साइड ऑफ द रिवर। हम आइदर ब्रदर्स नहीं बोल सकते, आइदर ब्रदर्स, आइदर ब्रदर, आइदर ब्रदर का मतलब होगा दो में से कोई एक भाई। लेकिन अगर कहते हैं आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब सड़क के दोनों किनारों पर, जहां पर कि दोनों का एग्जिस्टेंस होगा ही होगा किसी भी हालत में, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, वहां पर होता है आइदर का मतलब बोथ, दोनों ही। लेकिन हाँ ध्यान दें, किसी भी स्थिति में आइदर के बाद नाउन जो होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा। जैसे कह दिया आइदर एंड ऑफ द स्केल, मतलब पैमाने के दोनों छोर पर। तो यहाँ है आइदर एंड ऑफ नेचर्स स्केल ऑफ इंटरवेंशन। तो हमारा जो आर्मरी है, हमारे जो शस्त्र हैं हमारे पास में, वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है टू डील विथ, मतलब निपटने में, आइदर एंड ऑफ नेचर्स स्केल ऑफ इंटरवेंशन। नेचर के, प्रकृति के दोनों ही एंड पर जो हस्तक्षेप, इसके पैमाने के दोनों ही एंड पर जो हस्तक्षेप हो रहा है, उससे निपटने में हमारे संसाधन, यहाँ आर्मरी का मतलब एक तरफ समझे तो संसाधन जो है उसकी बात की जा रही है, वो अपर्याप्त है। सो व्हाट कैन सोसाइटी डू, समाज क्या कर सकता है, एज वी पॉन्डर लाइफ, जैसा कि हम पॉन्डर करते हैं, मतलब पॉन्डर मतलब विचार करते हैं। लाइफ आफ्टर पेंडेमिक, अच्छा पॉन्डर मतलब वहां पर ख्याल कर, जैसा कि हम, जब हम इसके बाद, इस आपदा के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, महामारी के बाद की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए शुरू करते हैं, इट वुड हेल्प टू शेड सम ऑफ द हुत्सपा, फिर वो वर्ड को ध्यान देंगे, सम ऑफ द हुत्सपा दैट we have allowed ourselves to adopt through the 20th century। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो यह हमें मदद करेगा, जरूर मदद करेगा, यह हमें मदद करेगा शेड, छोड़ने में, सम ऑफ द हुत्सपा, कुछ दुस्साहस को छोड़ने में, जो दुस्साहस, जो जिद है हमारी, दैट वी हैव अलाउड ourselves to adopt, जो हमने अडॉप्ट कर लिया है, जो हमने अपना लिया है, थ्रू द 20th century, 20वीं सदी में, दैट
वी कैन डेवलप क्या, कौन सा दुस्साहस, कौन सी जिद जो हमें छोड़ना पड़ सकता है, जी छोड़ने में मदद करेगा, जो हमने 20th सेंचुरी में डेवलप किया है, वो क्या डेवलप किया है, कौन सा दुस्साहस, दैट की वी कैन डेवलप टेक्नोलॉजीज टू ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है जीत हासिल करना, टू ओवरकम नेचर एंड रीशेप आवर एनवायरमेंट, कि ये जो हमारा दुस्साहस है, ये जो हमारा सोचना है कि हम वी कैन डेवलप, हम विकास कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, तकनीकी विकास कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं टू ओवरकम नेचर, प्रकृति को, जो कि प्रकृति को भी जीत लेगा और रीशेप देगा, एक पुनः एक नया शेप देगा हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को। ये जो हमने डेवलप किया है कि मतलब टेक्नोलॉजी की बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं, इस दुस्साहस को, इस जिद को छोड़ने में यह हमें मदद करेगा। ये जो महामारी, इसके बाद हम इस सबक को सीख लेंगे कि हम हर चीज नहीं कर सकते हैं। समझते हैं यहाँ से, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सॉल्व्ड ह्यूमैनिटी, विज्ञान और तकनीकी में प्रोग्रेस ने, प्रगति ने सेवा किया है, सर्व किया है ह्यूमैनिटी, मानवता का। वेल, ये जो वेल है ये एडवर्ब है, ये क्वालिफाई कर रहा है शव को, सब एक वर्ब है और इसी को क्वालिफाई करने के लिए ये वेल एडवर्ब यूज किया गया। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज सॉल्व्ड वेल, किसे, ह्यूमैनिटी, मानवता को, ओवर सेंचुरीज, सेंचुरी का मतलब हो गया शतक, शतक यहाँ पर सदियों से, ओवर सेंचुरीज, एंड दे विल कंटिन्यू टू बी कॉल्ड अपॉन, और उनको ऐसा कहा जाता रहेगा, टू सर्व सोसाइटी फॉर सेंचुरीज टू कम, अच्छा, और आने वाले समय में भी। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को आग्रह करना, जिसे हम कहते हैं कि नाउ आई कॉल अपॉन टू द स्टेज मिस्टर XYZ, मैं XYZ को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। तो यहाँ जो है मतलब बुलाना, मतलब ऐसा हम कहते रहेंगे। इसने सेंचुरी सदियों तक सेवा किया है, सर्व किया ह्यूमैनिटी को, और आने वाले सदियों तक ये सेवा करेगा। व्हाट वी विल नीड, हमें किस चीज की जरूरत होगी, however, वो है इज एन आउटलुक, एक आउटलुक की, दैट सीक्स टू हार्नेस आवर नॉलेज, एक नजरिए की जरूरत होगी। कैसा नजरिया, दैट सीक्स, ये जो दैट है ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आउटलुक के लिए आया हुआ है, और इसीलिए इसके साथ जो वर्ब में सीक्स आप देख रहे हैं SEEKS, उसकी वजह यह है क्योंकि दैट रिप्रेजेंट कर रहा है आउटलुक को, जो कि नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सीक का मतलब होता है ढूंढना और सीक का मतलब चाहना ही होता है। जैसे हमने कहा द गवर्नमेंट शाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन, सीक का सेकंड फॉर्म है शाउट, सरकार ने कोर्ट का हस्तक्षेप चाहा, कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की, तो वहाँ सीक होता है, आई एम सीकिंग योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ, मैं आपसे मदद चाह रहा हूँ। व्हाट वी विल नीड, हमें किसकी जरूरत होगी, हालांकि वो ये है, एन आउटलुक, एक ऐसा नजरिया, दैट सीक्स टू हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जो घोड़ों के चेहरे पर देखते हैं जो लेदर का बना हुआ कुछ रहता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है, यहाँ हार्नेस का मतलब होता है उपयोग में लाना। दैट सीक्स टू हार्नेस आवर नॉलेज ऑफ साइंस एंड टू वर्क इन हार्मोनी विथ नेचर, मतलब हमें ऐसा नजरिया चाहिए, हम ऐसा नजरिया चाहेंगे जो कि उपयोग कर सके हमारे ज्ञान का, साइंस विज्ञान के ज्ञान का, टू वर्क इन हार्मोनी मतलब विथ नेचर, नेचर के साथ तालमेल बिठा करके अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। हम एक ऐसा नजरिया डेवलप करेंगे, रेदर देन अटेम्प्ट टू बुलडोज इट, ना कि उसको बुलडोज करने मतलब उसको नष्ट नाबूद करने का प्रयास करेंगे। नेचर को ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि नेचर से तालमेल बिठा करके अपने साइंस के नॉलेज को उपयोग करेंगे, ऐसा हमारा नजरिया होना चाहिए। इज दिस मियरली ए रोमांटिक थ्योरी, क्या यह महज एक काल्पनिक थ्योरी है, काल्पनिक सिद्धांत है, कल्पित जो कह सकते हैं, रोमांटिक मतलब विच कैन नॉट कम ट्रू, ऐसा कह सकते हैं आप। क्या ये कपोल कल्पित थ्योरी है विथ लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज, जिसका कि बहुत ही लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज है,
नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है। नासाज वॉयेजर, वॉयेज का मतलब होता है समुद्रिक यात्रा, जो कोई दूर समुद्र की यात्रा करता है उसे वॉयेज कहा जाता है। नासाज वॉयेजर मिशन, जो नासा का वॉयेजर मिशन था, टू एक्सप्लोर द एज ऑफ सोलर सिस्टम वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विथ इवन द मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स। कह रहे कि नासा का जो वॉयेजर मिशन था वो एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढने के लिए, उसका एक्सप्लोर करने के लिए किसे, एज मतलब किनारा, ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के एज को ढूंढने का जो नासा का वॉयेजर मिशन का जो वॉयेजर मिशन था, इसको ढूंढने का, एक्सप्लोर करने का, वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, ये असंभव होता, विथ इवन द मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स, बहुत ही पावरफुल रॉकेट के साथ भी ये असंभव होता, विदाउट, किसके बिना, लिवरेजिंग द स्लिंग शॉट मैन्यूवर यूजिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ प्लैनेट्स अलोंग द वे। बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है कि नासा का जो मिशन था, वॉयेजर मिशन जो था, सोलर सिस्टम के एज को, जो सोलर सिस्टम हमारा जो है, सौर प्रणाली जो है, इसके एज को ढूंढने का, इसको एक्सप्लोर करने का, इसके बारे में एक्सप्लोर मतलब अधिक जानकारी जुटाना, इसका अध्ययन करने का, ये इम्पॉसिबल होता बहुत ही पावरफुल रॉकेट के साथ भी, विदाउट, अगर ये नहीं होता, क्या, लिवरेजिंग द स्लिंग शॉट का मतलब होता है गुलेल, स्लिंग शॉट का मतलब जो मतलब निकलता है वो गुलेल होता है, कैटापुल्ट भी कहते हैं, CATAPULT, लेकिन यहाँ पर वो एक कुछ दूसरा यहाँ पर है, कुछ टेक्नोलॉजिकली कुछ किसी चीज की बात की जा रही है। विदाउट लिवरेजिंग द स्लिंग शॉट मैन्यूवर यूजिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ प्लैनेट अलोंग द वे, बिना फायदा उठाए हुए, ये जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इसको प्रयोग किए बिना, इसका जो प्रयोग किया गया था स्लिंग शॉट मैन्यूवर का मतलब होता है, कह सकते हैं कौशल, तिक्रम, इस तरह के वर्ड मैन्यूवर को हम हिंदी में कहते हैं। बिना स्लिंग शॉट मैन्यूवर के, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करके ही संभव हो पाया पूरे प्लैनेट में, इसके बिना, ये नहीं कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ा रॉकेट क्यों ना हो, कितना पावरफुल रॉकेट क्यों ना हो, ये नहीं हो पाता अगर इसको जिस्ट करें, जिस्ट में समझे इसको हम, ये ग्रेविटेशनल फील्ड अगर नहीं होता, जो नेचुरल है, इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, ये नेचुरल है, इसके बिना, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के उपयोग के बिना ये संभव नहीं था, चाहे कितना भी मजबूत रॉकेट क्यों ना हो, वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता। द ग्रोइंग अपील ऑफ रिन्यूएबल पावर generation stems from the fact that it can harness nature without damaging it. The growing appeal of, जो बढ़ती हुई अपील है, ऑफ किस बात का, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, मतलब नवीकरणीय, मतलब रिन्यू मतलब जिसको फिर से न्यू किया जा सकता है, नवीकरणीय शक्ति जनरेशन का, उत्पन्न करना, उत्पादन करने का। स्टेम फ्रॉम यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज का नतीजा होना, परिणाम बनना, इट मीन्स टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, स्टेम्स फ्रॉम, या उत्पन्न होना, या भी कह सकते हैं। द ग्रोइंग अपील ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन, जो नवीकरणीय पावर जनरेशन की जो बढ़ती हुई मांग है, नवीकरणीय पावर जनरेशन की जो बढ़ती हुई मांग है, यह उत्पन्न होता है कहां से, द फैक्ट, इस सच्चाई से, द फैक्ट दैट इट कैन हार्नेस नेचर विदाउट डैमेजिंग इट, कि यह जो है नेचर का उपयोग कर सकता है बिना उसे डैमेज किए हुए। कौन, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये बिना नेचर को डैमेज किए हुए उसका उपयोग कर सकता है। एंड मोस्ट डॉक्टर्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, और अधिकांश डॉक्टर्स ट्रीटिंग, जो कि कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, वाउच फॉर,
इस बात पर जोर दिया या इस बात को कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की, वाउचफुल, पुष्टि करना, किसी बात को कंफर्म करना, द रोल ऑफ हेल्दी लिविंग एंड रोबस्ट इम्यून सिस्टम एज द बेस्ट बेट, कि हेल्दी लिविंग और हेल्दी समझ सकते हैं, हेल्दी लिविंग का मतलब, एंड रोबस्ट इम्यून, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, हट्टा कट्टा, मजबूत इम्यून जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम। डॉक्टर ने भी कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी इस बात को कंफर्म किया, इस बात की पुष्टि की कि हेल्दी लिविंग और रोबस्ट इम्यून सिस्टम की जो भूमिका है, रोल है, एज द बेस्ट बेट, वो सबसे जरूरी है, वो सबसे जरूरी शर्त है। बेट मतलब शर्त, वो सबसे जरूरी शर्त है। सो फार, अब तक, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, हमें खुद को बचाने में, खुद को की रक्षा करने में, ये जो हेल्दी लिविंग है और रोबस्ट इम्यून सिस्टम है, इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। बेस्ट बेट महत्वपूर्ण शर्त है। कोविड-19 के पेशेंट को का इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी ऐसा कहा। वेलनेस एडवोकेट मतलब तंदुरुस्ती के जो एडवोकेट है, मतलब स्वास्थ्य के जो वकालत करने वाले लोग हैं, हैव अ नंबर ऑफ यूजफुल सजेशंस, उनके पास काफी सारे सलाह हैं ऑन हाउ वी में फोर्टिफाई आवर नेचुरल इम्यूनिटी, हम कैसे, फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना, सुगठित करना, मजबूत करना, आवर नेचुरल इम्यूनिटी, हम अपने प्राकृतिक इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इवन एज वी अवेट द डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, भले ही हम इंतजार कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीन, टीका के विकास और उसके प्रमाणीकरण का, कि कोविड-19 के टीके के प्रमाणीकरण का, भले ही कोई टीका, ये सोच रहे हैं कोई टीका, इसका इंतजार कर रहे हैं कोई टीका निकल जाए, उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन वेलनेस कोच जो है वो वो भी सजेस्ट करते हैं कि वो टीका अपनी जगह है, लेकिन हमें हमारे नेचुरल इम्यूनिटी को फोर्टिफाई करना, उसको मजबूत करना, वो जरूरी है। द अप्रोच सजेस्टेड इज सर्टेनली नॉट नोवेल, ये जो अप्रोच सजेस्ट किया जा रहा है ये बिल्कुल ही अभी नया नहीं है। सर्टेनली नॉट नोवेल, नोवेल मतलब नया, ये कोई नई बात नहीं है। व्हेन रसेल कार्सन एडवोकेटेड, जब रसेल कार्सन ने वकालत की थी, किसके पक्ष में बात की थी, किसके पक्ष में, यूज ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के बारे में, सूक्ष्म जीवों के प्रयोग की वकालत की थी, किसके लिए, टू कॉम्बैट एग्रीकल्चरल पेस्ट्स, कृषि में जो कीड़े, जो खेती में जो कीड़े होते हैं, खेतों में जो कीड़े लग जाते हैं अनाज में, फसलों के कीड़ों से लड़ने के लिए, टू कॉम्बैट मतलब लड़ना, टू कॉम्बैट एग्रीकल्चरल पेस्ट, फसलों के कीड़ों से लड़ने के लिए जब उसने सूक्ष्म जीवों की वकालत की थी, इंस्टेड ऑफ हार्श, इंस्टेड मतलब के बजाय, हार्श केमिकल कंपाउंड्स लाइक डीडीटी जैसे जो हार्श केमिकल कंपाउंड थे, उसके बजाय जब रसेल कार्सन ने एग्रीकल्चर पेस्ट से लड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों की वकालत की थी, शी वॉज एट द वेनगार्ड ऑफ आवर ग्रोइंग इंटरेस्ट, वो एट द वेनगार्ड, वेनगार्ड का मतलब होता है अगवा होना, अग्रणी होना किसी चीज में, इसका उल्टा होता है रियर गार्ड, REARGUARD। शी वॉज एट द वेनगार्ड ऑफ आवर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन बायो कंट्रोल, वो बायो कंट्रोल में हमारे बढ़ते हुए रुचि का वेनगार्ड थी, मतलब अग्रणी की अगवा थी। EF सुमाकर्स बुक, EF सुमाकर कोई राइटर है, उनकी किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड। अच्छा, ये किताब का नाम है। गेन्ड फेम, ये फेम हासिल किया ड्यूरिंग द एनर्जी क्राइसिस के दौरान, बट क्विकली फेडेड, लेकिन बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो गया। एज इफ दैट थीसिस डिड नॉट मैटर एनी मोर, जैसे कि मानो कि वो थीसिस जो था उनका उस किताब में दिया हुआ, डिड नॉट मैटर एनी मोर, कि इसका कोई
अब कोई और महत्व नहीं था, मैटर का मतलब यहाँ महत्व नहीं रहा, इसलिए वो जितने तेजी से फेमस हुआ एनर्जी क्राइसिस के दौरान, वो जो किताब था, जो बुक थी उनकी, वो फेमस हुई, लेकिन बहुत ही जल्दी वो खत्म भी हो गया। ऐसा लगा जैसे कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। एक्चुअली वास्तव में इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में वेयर जहां द डिजिटल इकोनॉमी हैज अनलिश्ड द पावर फॉर डेविड्स टू टेक ऑन गोलियत। ये जो डेविड टू टेक ऑन गोलियत है, ये इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बाइबल से लिया गया है। इसका मतलब ऐसे समझें कि डेविड टेक ऑन गोलियत का मतलब हुआ कि जब कमजोर लोग अपने से मजबूत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो वहां इस तरह का मीनिंग निकलता है। एक्चुअली इन अ वर्ल्ड, ऐसे संसार में, वेयर द डिजिटल इकोनॉमी हैज अनलिश्ड द पावर फॉर डेविड्स टू टेक ऑन गोलियट्स, कि जहां पर ये डिजिटल इकोनॉमी ने एक ऐसी शक्ति की शुरुआत की है, जहां पर कि छोटा सा चेंज भी कोई बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो यहाँ पर डेविड टू टेक ऑन गोलियत का मतलब जो है, ये एक इसका संदर्भ है बाइबल से। दीज आइडियाज आर इवन मोर रिलेवेंट। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि ये सारे आइडियाज, ये सारे विचार जो है बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत ही प्रासंगिक हैं। इन ऑल ऑफ दिस, इन सबों में, नेचर सीम्स टू एक्सपेक्ट ऑफ अस। यहां पर जो एक हमें एरर लग रहा है, नेचर सीम्स टू एक्सपेक्ट ऑफ नहीं होना चाहिए था, यहां गलती है, यहां होना चाहिए था फ्रॉम। नेचर सीम्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, एक एरर है यहां पर। ऐसा लगता है कि प्रकृति हम सबों से उम्मीद करती है अ सर्टेन इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन। इकोनॉमी का मतलब होता है मितव्ययिता। अ सर्टेन इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन, उपभोग में कुछ कमी, कुछ मितव्ययिता, एंड जेंटलनेस ऑफ इम्पैक्ट। अ सर्टेन इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन एंड जेंटलनेस ऑफ इम्पैक्ट, और प्रभाव में कुछ नरमी, ऐसा प्रकृति हमसे उम्मीद करती है। अ ह्यूमन सोसाइटी, एक मानव समाज, दैट इज सिंपैथेटिक टू, यहां देखेंगे सिंपैथेटिक टू एंड इन हार्मोनी भी। बहुत अच्छा यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम किया गया है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अ ह्यूमन सोसाइटी, एक समाज, मानव समाज, दैट इज सिंपैथेटिक, जो सहानुभूति रखता है और तालमेल बनाकर चलता है आवर एनवायरमेंट से, जो एनवायरमेंट के प्रति सहानुभूति रखता है और एनवायरमेंट से तालमेल बिठा के चलता है। एंड वेयर ह्यूमन्स लिसन टू एंड नर्चर देयर सेल्व्स, और जहां पर मानव लिसन टू, सुनते हैं, एंड नर्चर मतलब है पालन पोषण करते हैं, देयर सेल्व्स, खुद का। देयर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन्स को। मे बी एन एंड्योरिंग रेसिपी फॉर अ सेफर फ्यूचर, यहाँ सेफर है SAFER। मे बी एन एंड्योरिंग रेसिपी फॉर अ सेफर फ्यूचर। रेसिपी का मतलब है एक तरीका, ये एक सुरक्षित भविष्य का तरीका हो सकता है। क्या कि it means to be sympathetic to the environment and to be in harmony, to work in harmony with the environment। ये दो बातें हैं, environment के प्रति sympathetic होना और उससे तालमेल बिठाकर चलना। ये हमारा enduring मतलब लंबे समय तक टिका रहने वाला तरीका हो सकता है हमारे एक सुरक्षित भविष्य के लिए। इंडिया हैज A long heritage of nurturing one's inner self। भारत का एक काफी लंबा इतिहास रहा, हेरिटेज रहा है। अपने हेरिटेज का मतलब होता है जो संस्कृत, जो विरासत में हमें मिलता है, उसे हेरिटेज कहते हैं। इंडिया हैज ए लॉन्ग हेरिटेज, भारत की एक लंबी विरासत रही है, ऑफ नर्चरिंग वंस इनर सेल्फ, खुद के सेल्फ को डेवलप करने की, पालन को नर्चर करने की, इसका पालन पोषण करने की, वो है योग एंड मेडिटेशन हैव बीन एडॉप्टेड ग्लोबली। और वो तरीका है योग और ध्यान।
जो कि आज ग्लोबली एडॉप्ट किया गया है, that have been adopted globally as exercises for the a more robust constitution। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अक्सर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ संविधान नहीं है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो है हमारा गठन, शारीरिक गठन के बारे में कहा गया है यहाँ पर। फॉर मोर रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक मजबूत शारीरिक संरचना के लिए ये जो एक्सरसाइज है, जो योग और मेडिटेशन की बात कही गई है, ये जरूरी है, ऐसा ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इंडिया ऑल्सो हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डीलिंग विथ फ्रूगैलिटी एज अ वर्च्यू। काफी अच्छी बात यहाँ कही गई है। इंडिया ऑल्सो हैज अ लॉन्ग, भारत की एक लंबी परंपरा रही है ऑफ डीलिंग विथ फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी मतलब होता है मितव्ययिता, कम खर्च में काम चला लेना, एज अ वर्च्यू, एक खूबी रही है। डीलिंग विथ फ्रूगैलिटी एज अ वर्च्यू एंड कैन इजीली रिलेट टू व्हाट इन एंशिएंट ग्रीस वाज रिवर्ड एज गाया। ये जो टर्म है इसकी तुलना की गई है। कह रहा है कि इंडिया ऑल्सो हैज, भारत की एक लंबी परंपरा भी रही है डीलिंग विथ मितव्ययिता से निपटने की, और जो मितव्ययिता की एक खूबी है, फ्रूगैलिटी एज ए वर्च्यू, एक खूबी है, एक गुण है, और एंड कैन इजीली रिलेट, और ये आसानी से संबंध किया जा सकता है, जो कि एंशिएंट ग्रीस में गया, ये गाया के रूप में रिवर्ड मतलब सम्मानित था। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ये गया का, वही कॉन्सेप्ट हमारा फ्रूगैलिटी का है। जो हमारे यहाँ खूबी है वही ऐसा ही कुछ था जो कि ग्रीस में, जिस चीज की लोग सम्मान देते थे, पूजा करते थे। डीलिंग विद द अर्थ, अच्छा ये गया क्या था? डीलिंग विद द अर्थ एज आवर मदर, जिसमें कि इसके तहत पूरी धरती को एक माता माना जाता था। These can be timeless lessons as human society seeks to closer harmony with nature. These can be, ये सब हो सकता है टाइमलेस लेसन। टाइमलेस का मतलब हो गया अनंत, कभी नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना भूला जाने वाला, समय से परे, ये सारे अनंत काल तक याद रखे जाने वाला लेसन, सबक हम ले सकते हैं। ये हो सकता है हमारे लिए एज ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के लिए। माफ करें, फिर समझें इसको। दीज कैन बी टाइमलेस लेसन्स एज, अच्छा ये सारी जो बातें हैं ये एक कभी ना भूलने वाला सबक हो सकता है। एज ह्यूमन सोसाइटी सीक्स क्लोजर हार्मोनी विथ नेचर, जैसा कि ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज है, ये चाहता है क्लोजर हार्मोनी, मतलब बहुत नजदीकी तालमेल प्रकृति के साथ। ऐसे में ये सारी बातें जो है वो एक नेवर एंडिंग लेसन हो सकता है। टू टेक अस ऑन टू द सेफर ट्रेजेक्टरी इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। टू टेक अस ऑन टू अ सेफर ट्रेजेक्टरी, एक सुरक्षित ट्रेजेक्टरी मतलब होता है एक कर्व पथ होता है जहां जिससे कि कोई चीज गुजरता है, जैसे कोई मिसाइल दागा जाता है तो जो रास्ता बनता है तो ट्रेजेक्टरी, या फिर कोई उपग्रह जो होता है सैटेलाइट वो जाता है उसको, उसके रास्ते को ट्रेजेक्टरी कहते हैं। टू टेक अस ऑन टू अ सेफर ट्रेजेक्टरी इन अ पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। हमें पोस्ट कोविड-19 मतलब कोविड-19 का क्राइसिस खत्म होने के बाद जो दुनिया होगी उसमें एक सेफर ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होगी।